हेलो माय स्टूडेंट, आज थोड़ा सा कुछ हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है CSIR नेट, फिर लिखा हुआ है JAM IIT और उसके बाद लिखा हुआ है JEE एडवांस। JEE एडवांस के ही एबव लेवल में आता है JAM IITs और इससे भी एबव लेवल में आ गया CSIR नेट। और मालूम होना चाहिए कि बहुत सा क्वेश्चंस IIT JAM में JEE एडवांस से उठा करके मिलता है और यही सब जो सिलेबस है JAM IITs का वो CSIR से भी लिया गया है और इससे भी लिया गया है। मतलब तीनों का एक कोऑर्डिनेशन है। ये लो लेवल हुआ JEE एडवांस, इसको 5वां लेवल अगर हम बोल रहे हैं तो स्टार लगा दिए तो ये हो गया एक्साइटेड एडवांस लेवल और इससे भी एबव हो गया, ये हो गया आयोनाइज्ड एडवांस लेवल। ये 7वां लेवल है, ये 6ठा लेवल है, ये 5वां लेवल है। चौथा लेवल हो गया JEE मेन। तीसरा लेवल हो गया जो बोल सकते हैं स्कूल का 11-12 वाला। दूसरा हो गया कि आप 8, 9, 10 में क्या पढ़े और पहला लेवल हो गया कि मतलब जूनियर क्लास -2 क्लास से लेके +7 तक आपने क्या पढ़ा है। 7 लेवल हो गया, 7वां लेवल, 6ठा लेवल, 5वां लेवल। तो ये उनके लिए भी काम करेगा जो CSR नेट का एग्जाम दे रहे हैं, JAM का दे रहे हैं। और इसी का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस इसमें है और इसी का सिलेबस इससे एडवांस है, तो आप लोग थोड़ा हाई लेवल भी बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। 1 mole of an ideal gas with a heat capacity at constant pressure Cp undergoes the process this where alpha T naught alpha are constants. Find the amount of heat transferred to the gas if its volume increased from V1 to V2। तो इसी क्वेश्चंस को बनाना है। तो देखा जाए कि कैसे बनेगा। 1 मिनट का टाइम आप लोग को देते हैं सोचने का, क्योंकि क्वेश्चन जब भी अनसीन मिले उसमें सोचने की एबिलिटी डेवलप कीजिए। भले ही वो क्वेश्चन 1 दिन में ना बने, 10 दिन में बने, 1 महीना में बने, 6 महीना में बने, लेकिन सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, वही आपको हेल्प करेगा। ओके, ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, दिखाते हैं कैसे बनेगा। इसको खाली चेंज करके लिख देते हैं, IIT JAM लिख देते हैं। JAM, IIT JAM, ये IIT कंडक्ट करती है और आप जानते हैं कि JEE एडवांस भी IIT ही कंडक्ट करती है। तो इसलिए थोड़ा समझिए क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। तो देखिए इसमें क्या क्या सोचना है। नंबर ऑफ मोल N1 दिया हुआ है, गैस आइडियल है, नहीं तो फिर इसी में लिख देगा आपको रियल गैस। रियल गैस में भी कुछ नाम दे देगा, वंडरवाल या बर्थलॉट इक्वेशन या क्लॉसियस इक्वेशन, जिसका भी नाम दे दे। और हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ है वो क्या है, तो Cp को कांस्टेंट प्रेशर से रिप्रेजेंट किया गया है और टेम्परेचर जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो देखिए T naught प्लस अल्फा V। फिर बोलता है वेयर T naught अल्फा आर कांस्टेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस इफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V2। तो देखा जाए कि कैसे इसको सोचते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया, वर्क डन निकालना है और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी निकालना होगा, तभी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट निकालना है तो कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ हीट, आप लोगों को पता है कि यूज होगा इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जान ही रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, अभी समझा रहे हैं साइड से रफ में थोड़ा। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
अभी जेईई एडवांस के सिलेबस में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया है, और केमिस्ट्री में तो पहले से ही था थर्मोकेमिस्ट्री में, और फिजिक्स में गीस फंक्शन नहीं आया, लेकिन केमिस्ट्री में आइसोथर्मल प्रोसेस पर चेंज इन गीस फंक्शन पढ़ाई होता है, वेरिएबल वाला नहीं पढ़ाई होता है। तो हो सके तो आप गीस फंक्शन भी पढ़ लीजिए, भले ही आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना है उसका एप्लीकेशन, थर्मोकेमिस्ट्री में। फिर उसके आगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो गैंथलियो गैसेस से पढ़ाई होता है। फिर एक होता है और जिसको बोल सकते हैं मैक्सवेल का जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, वो सब पढ़िए, वो CSIR नेट के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आएंगे उस टॉपिक्स पर भी, अभी जो बता रहे हैं पढ़ते हैं उसको समझा जाए। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ही कंसेप्ट है, उसका नाम है कि डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U प्लस डिफरेंशियल W। ये है स्टेट फंक्शन, ये दोनों है प्रोसेस फंक्शन, और इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आंसर्स आता है। लेकिन सभी को मालूम होना चाहिए जितने भी वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, हमेशा इसका यूज कीजिए, इसका यूज मत कीजिए, नहीं तो सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। मतलब कोई भी चीज पे वेरिएबल दिखाई दिया, मान लीजिए मोलर स्पेसिफिक वेरिएबल दिखाई दिया, या मान लीजिए वॉकडन वेरिएबल टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर तो वेरिएबल रहता ही है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहीं से स्टार्ट कीजिए, इससे कभी मत स्टार्ट कीजिए। और इसी को देखिएगा तो ये दोनों स्टेट फंक्शन है, ये वाला स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्रोसेस फंक्शन है, प्रोसेस फंक्शन, ठीक है। एंट्रोपी भी प्रोसेस है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, गिब्स फंक्शन भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। प्रूफ कीजिए क्यों होता है। तो अब देखा जाए कि यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ हीट मतलब ये हुआ डिफरेंशियल क्यू। तो डिफरेंशियल क्यू तो हम लोग को पता है कि NC डिफरेंशियल T होता है। तो NC डिफरेंशियल T होता है, तो इसमें N तो ठीक है, N मोल लिख देंगे, डिफरेंशियल T तो ठीक है, डिफरेंशियल वेरिएबल डिफरेंशियल क्यू की जगह लिख देंगे। लेकिन C तो पता नहीं है इसका कि मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस में जहाँ पर कि टेम्परेचर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लीनियरली चेंज कर रहा है। मैंने ग्राफ खींचेंगे, अगर इसको x एक्सिस y एक्सिस पर, वो भी एक सोच सकते थे कि यहाँ पर x एक्सिस में वॉल्यूम दे दें, y एक्सिस में T दे दें, तो यहाँ पर y बराबर mx प्लस c, तो ये इंटरसेप्ट हो गया T नॉट, मान लीजिए यही T नॉट हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसका स्लोप हो गया अल्फा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही वाला tan साई जो है अल्फा है, और ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। और मान लीजिए कि यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, तो वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, तो सोचिए यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो ये V1 टेम्परेचर हो गया, फिर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं V2, और ये प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा है, मान लीजिए तो A से B के बीच में जा रहा है, तो इतने ही में वर्क डन देना है, सॉरी मतलब हीट ट्रांसफर पता लगाना है। मतलब इसी क्वेश्चन को ग्राफ में ये वाला दिखा देगा, ये दिखा देगा, ऐसे लाइन दिखा देगा, ये रूल है। आप इसी ग्राफ से रूल सोच सकते हैं, रूल से ग्राफ सोच सकते हैं। आप फिर इसका जितना चीजें पूछ सकता है, बोल सकता है इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ, पूछ सकता है वर्क डन कितना हुआ, पूछ सकता है अमाउंट ऑफ हीट कितना है, वही तो पूछा है अमाउंट ऑफ हीट। फिर पूछ सकता है कि इसका मोलर हीट कैपेसिटी इस के अनुसार जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ना तो आपको आइसोबारिक प्रोसेस है ना आइसोकोरिक, एक तो होता था ना आइसोबारिक प्रोसेस P कांस्टेंट, फिर होता था आइसोकोरिक प्रोसेस V कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस T कांस्टेंट, फिर एक होता था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें होता था PVM इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक नहीं, इसको बोल सकते हैं आइसोबारिक, ठीक है प्रोसेस। और यहाँ लिखा हुआ है आगे में कांस्टेंट, P कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस, V कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस, T कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ये है तो ऐसे। फिर इसी में और आ जाएगा एक PVM इज इक्वल PVM की जगह गामा,
ये कांस्टेंट आ गया, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। और इसी में फिर पूरा पूछा जा सकता था कि यहाँ पर लिखिए V, यहाँ लिखिए P और सब का ग्राफ खींचिए, सब का अमाउंट ऑफ हीट निकालिए, सब का वर्क डन निकालिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन तो बहुत होता है, लाखों करोड़ों अरबों क्वेश्चन है। तो अब देखा जाए कि दो एक्स्ट्रा बता दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में जितना ऐसा सुनिए तभी आपका लेवल बढ़ेगा। एक क्वेश्चन से 1000 कंसेप्ट डेवलप होगा, लेकिन हमको तो दिख रहा है बस एक छोटा सा मरियल सा फार्मूला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपने इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया तो एक काम हुआ एनर्जी बढ़ाने में, एक हुआ वर्क डन बढ़ाने में। ये भी प्लस माइनस जीरो, ये भी प्लस माइनस जीरो, ये भी प्लस माइनस जीरो। बस एक फार्मूला, एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन पर इतना दुनियादारी फैला हुआ है। तो बेसिक समझिए और क्या, ग्राफ समझिए, कैलकुलस समझिए, इंटीग्रेशन समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए, मजे से क्वेश्चन बनेगा। तो डिफरेंशियल क्यू का ये कॉन्सेप्ट होगा, डिफरेंशियल यू का कॉन्सेप्ट होगा एन सी बी डिफरेंशियल टी, और डिफरेंशियल डब्ल्यू का होगा पी डी बी। ये मैंने एक तो बेसिक लिख दिया। फिर अगर माने ये है गैस का इक्वेशन है आइडियल, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगेगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पी डी बी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डिफरेंशियल टी। इतना ही कंसेप्ट घूमते रहता है खाली। अब आइए इसमें कि निकालना है अमाउंट ऑफ हीट, लिखेंगे यहाँ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, है ना, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू द गैस, मतलब टू द सिस्टम। इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू। छोटा क्यू लिखें या बड़ा क्यू लिखें, चलिए छोटे क्यू लिख देते हैं। और यही होगा डिफरेंशियल क्यू का इंटीग्रेशन। और डिफरेंशियल क्यू होता है, अभी लिखे थे, एन सी डिफरेंशियल टी। लेकिन देख ही रहे सी दिया नहीं है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट से तो बनेगा ही नहीं। तो बनेगा कैसे, तो इसको बनाना पड़ेगा इधर के कॉन्सेप्ट से, जो लिखा हुआ है डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, वहीं से बनेगा। नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि सी दिया ही नहीं है। इसीलिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं और फ्रेश फिर से सोचते हैं क्या सोचना है। तो आएगा पहला लाइन कि बाय फर्स्ट रेफरेंस, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डिफरेंशियल क्यू इज इक्वल टू डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू। और यहाँ पर डिफरेंशियल क्यू डायरेक्ट निकल नहीं रहा था, तो ये कैसे निकलेगा, ये दोनों निकल जाए तो हो जाएगा। तो डिफरेंशियल क्यू को लिख दिए डिफरेंशियल यू प्लस डिफरेंशियल डब्ल्यू। डिफरेंशियल यू क्या होता है, एन सी बी डिफरेंशियल टी, और ये क्या होता है, वर्क डन पी डी बी। इतना हो गया। और अब हमको वॉल्यूम V1 से V2 चेंज खाली लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर इसको डिफरेंशियल V में कन्वर्ट करेंगे, या डिफरेंशियल V में रहेगा ही, P को चेंज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल T लाना है, तो यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशियल T का आंसर है T0 प्लस अल्फा बी, यहाँ दिया हुआ। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा डिफरेंशियल टी, इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा अल्फा, अब भी का डिफरेंशियल टी। तो निकल गया कि डिफरेंशियल टी को अल्फा डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर यूज हो जाएगा। अब आया पी डी भी, तो P कैसे लिखेंगे, तो P तो होता है ऐसे गैस इक्वेशन से, P होता है nRT/V, वो पुट करते हैं और dV को dV बैठा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आ जाएगा NCV और डिफरेंशियल T की जगह अल्फा डिफरेंशियल V आ गया, इंटीग्रेबल ये। और P का आंसर हो गया यहाँ से P = nRT, तो हो जाएगा nRT/V
डी वी। तो ठीक है, वी डी वी से मैनेज हो गया। टी नहीं हो रहा है, ये देखिए टी दिया हुआ वी के टर्म में, तो आ गया एन सी वी अल्फा। सब कांस्टेंट है, खाली डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया एग्जैक्ट में। इसको खाली इंटीग्रेट करेंगे v1 से v2, आंसर आ जाएगा। इधर में क्या है, v dv ठीक है, nrt का दिक्कत है तो उसको मैनेज कर देंगे यहाँ से कि nr तो ठीक है, nr है, और t की जगह पुट कर देंगे t नॉट प्लस अल्फा v बाई v डिफरेंशियल v। अब देखिए यहाँ पर एन सी वी अल्फा डी वी। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाइड होगा तो दिख रहा है कि ये इससे कटेगा, इससे कटेगा तो भी कट जाएगा, तो एन आर अल्फा, पहले इसको लिख देते हैं एन आर अल्फा। एक टर्म से आ रहा है एन आर अल्फा, कट गया, और यहां से आ रहा है एन आर डिफरेंशियल टी डी वी बाई वी। तो ये इंटीग्रेबल है और ये वाला भी इंटीग्रेबल है, डी वी खाली मल्टीप्लाई करना था, छूट गया। एन आर अल्फा डिफरेंशियल भी ऐसा आ गया, सब इंटीग्रेबल है, और ये दोनों एक ही टर्म्स है, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एन कॉमन है तो सी वी प्लस आर अल्फा डी वी, और ये हो गया एन आर टी नॉट डी वी बाई वी। अब देख सकते हैं कि Cp माइनस सी वी आर होता है, Cp बाई सी वी गामा होता है, तो Cp प्लस आर क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो Cp हो जाएगा, और आंसर में भी लिखा हुआ है कि Cp के टर्म में चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे n Cp अल्फा, और ये डिफरेंशियल भी इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर एन आर टी नॉट, ये भी सही है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और डिफरेंशियल v बाई v, ये भी ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स जो भी है यहाँ ऐड करके है और ये इंटीग्रेबल है, तो अब इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, बस आंसर आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ जाएगा डिफरेंशियल क्यू का इंटीग्रेशन, यहाँ एन सी पी अल्फा डिफरेंशियल v का इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा एन आर टी नॉट डिफरेंशियल v बाई v का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ करना है, v1 से v2, तो यहाँ लिख देंगे v1 पहला स्टेट है, दूसरा स्टेट फंक्शन a है, फिर यहाँ भी v1 है, यहाँ v2। अब इसके बाद का स्टेप में क्या होगा, ये तो डेल्टा क्यू आ गया जो हमको जरूरत था। छोटा लिखें या बड़ा लिखें, चलिए बड़ा ही लिख देते हैं, छोटा ही लिख देते हैं, क्या है, और यहाँ पर आ जाएगा एन सी पी बाहर, या एन अल्फा सी पी लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा dv का v1 से v2, यहाँ पर हो जाएगा एन आर टी नॉट बाहर, इंटीग्रेशन हो गया dv बाई v v1 से v2। अब इधर में थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर एक तो वर्ड यूज किए थे उसको हम खाली यहाँ लिख देते हैं, ताकि t इजिकल टू टी नॉट प्लस अल्फा v, तो इसी को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल t बराबर 0 हो गया था, तो अल्फा डिफरेंशियल v यूज हुआ था, वहाँ डिलीट कर दिए, इसके यहाँ लिख दिए। फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो इस स्टेप को लिखना है, तो यहाँ पर स्टार लगा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हटा ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ठीक रहेगा, डिफरेंशियल क्यू डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डबल, एक के बाद एक लाइन लिखते हैं, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसका आ जाएगा डेल्टा क्यू कितना हो गया, यहाँ से यहाँ, तो आ जाएगा, ये स्टार यहाँ लगा देते हैं, ये वैसे अटैच हो गया, तो यहाँ हो गया एन अल्फा सी पी
और ये 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में जाएगा v, और v1 से v2 प्लस nr t0, इसका हो गया ln में, ln v नेचुरल लॉग और अपर लिमिट लोअर लिमिट v1 से v2, लोअर v1 हायर इतना। अब इसको लिख देंगे n अल्फा cp v2 माइनस v1, और यहाँ हो गया n r t नॉट और ln v2 माइनस v1, तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग v2 बाई v1, और ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन हम लोग को चाहिए कि यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप पे n का वैल्यू खाली बैठा देते हैं, n1 है अल्फा cp v2 माइनस v1, n1 है, r हो गया, t0 हो गया, ln v2 बाई v1 हो गया, और अब इसी को फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि अल्फा cp, अल्फा दिया है क्वेश्चन में, देखिए अल्फा है, अल्फा के टर्म में चाहिए, cp क्वेश्चन में दिया है cp के टर्म में, अगर cv लिखा था कि तो cv के टर्म में लिखते, और v2 v1 ऑलरेडी दिया हुआ है, जो जो पैरामीटर्स दिया रहता है ना उसी के टर्म में ही आंसर लिखना चाहिए। फिर यहाँ पर हो गया r भी दिया हुआ है, कैसे, तो ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हमेशा r रहेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, और t0 भी रहेगा, फिर ln v2 v1 सब दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आंसर्स सामने में आया, और होमवर्क में भी एक क्वेश्चन इसी में जोड़ देते हैं कि फाइंड, एक क्वेश्चन जोड़ रहा है कि फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं C से। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और कभी होगा तो हम इसका आंसर भी दे देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है जो यहाँ पर देखें 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में से एक पार्ट हम लोग दे दिया, अमाउंट ऑफ वेट कैसे निकलेगा। एक मेथड था कि C निकल जाता तो डायरेक्ट निकल जाता है NC डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके, उधर से नहीं हो रहा था, C नहीं मालूम था, इसलिए हम दोनों का ऐड करके निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि इंटरनल एनर्जी निकालिए, और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वर्क डन निकालिए, तो वो भी लिख लीजिए, फाइंड वर्क डन बाय द गैस। केमिस्ट्री में ऑन द गैस रहता है, इसलिए वो देखिएगा वहां क्या करता है ना, लोग डेल्टा डब्ल्यू को माइनस बैठा देता है, हम लोग वर्क डन बाय द गैस बोल रहे हैं, वो लोग बोलता है वर्क डन ऑन द गैस, इसलिए वो माइनस बैठा दिया। तो इस तरह से देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क। और ये CSIR नेट, IIT जैम, JEE एडवांस, JEE मेन, नीट, मेडिकल 11-12 सभी के लिए काम करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह लगातार मतलब बिना मल्टीमीडिया का कुछ यूज हुए, मल्टीमीडिया खाली क्या और एक साधारण कैमरा है, उस कैमरा से लोड करते हैं, इसको मैंने फोटो लेते हैं, वीडियो शूट करते हैं, और उसके बाद बिना एडिटिंग का जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर कंपाइल करके रखा हुआ है, वहाँ से उठा के लिख दिया, वहाँ से क्वेश्चन लिख लिया, वहाँ से बता दिया, वहाँ से सब्सोल्यूशन दे दिया, कुछ भी नहीं। एक जो नेचुरल में आप बनाइएगा, सोचिएगा, वो नेचुरल फ्लो यहाँ दिख रहा है, और मजे से एकदम स्लो स्पीड में बताते हैं, ताकि आप आराम से समझें। वीडियो को पॉज करके भी आप अपने मन से पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तब फिर उसको सोल्यूशन देखिए, लेकिन पूरा मत देखिए, स्टेप बाय देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह लगातार क्वेश्चन मिलते रहेगा। ओके, सी यू, बाय।